हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे केमिस्ट्री बाय रमन सर जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। आपको हमने पिछले कक्षा में केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत पहला वीडियो हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं, दूसरा वीडियो भी आपको उपलब्ध करा दिया गया है। आशा है आपने उन वीडियो से अच्छे से स्टडी की होगी और अपने ज्ञान का वर्धन भी किया होगा। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि स्टडी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम कैसा भी ताला खोल सकते हैं, कैसे भी समस्या को हल कर सकते हैं। बच्चों, स्टडी को आप इस प्रकार से अध्ययन करें जैसा कि मैं पिछली कक्षा में आपसे कह चुका हूँ। यदि फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो सेकंड अच्छा समझ में आएगा, सेकंड पढ़ोगे तो थर्ड अच्छा समझ में आएगा, थर्ड पढ़ोगे तो फोर्थ अच्छा समझ में आएगा। इसी प्रकार से जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें हमने आपको 2 वीडियो अभी उपलब्ध करा दी गए हैं। फर्स्ट वाले वीडियो में हमने रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था। सेकेंड वाले वीडियोस में हमने आपको फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को डिटेल से बता चुके हैं। तो आज की क्लासेस में हम आपको केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम लोग अणुसंख्यता या मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। वैसे यदि आप अध्ययन करें तो शब्द से ही परिचित हो रहा है अणुसंख्यता। अणुसंख्यता का मतलब है अणुओं की संख्या, अर्थात हम नॉर्मली रूप से कह सकते हैं किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को ही हम अणुसंख्यता कहते हैं। क्या सीखे बच्चों? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को ही हम अणुसंख्यता या मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अणुसंख्यता के बारे में कुछ विशेष बातें ध्यान रखें, जैसे कि अणुसंख्यता एक सैद्धांतिक मान है। इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, इसका मान हमेशा पूर्णांक में आता है। और मॉलिक्यूलरिटी को हम किसी भी रिएक्शन में उसकी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को देख कर के ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। तो बच्चों एक बार पुनः सुने, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को ही हम अणुसंख्यता या मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन में हमने लिखा है किसी क्रिया की अणुसंख्यता से तात्पर्य अभिक्रिया में क्रिया करने वाले उन अणुओं की संख्या से है जो आपस में टक्कर करके रासायनिक क्रिया या परिवर्तन कराते हैं। अर्थात आप ये समझिए कि अणुसंख्यता किसी भी अभिक्रिया को कंप्लीट कराने में कितने अणु आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद वो प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं, तो उन अणुओं की संख्या को ही हम अणुसंख्यता कहते हैं। यानी किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता से तात्पर्य उन अणुओं की संख्या से है जो आपस में टक्कर करके कोई रासायनिक क्रिया या परिवर्तन कराते हैं।
उसे ही हम अणुसंख्यता कहते हैं। अणुसंख्यता को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, देख सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल अपन देखेंगे, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर NH4NO2, NH4NO2, NH4NO2 है, ये क्या प्रोडक्ट में चेंज होता है, आप देखेंगे यहाँ पर N2 प्लस 2H2। तो आप ये देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है उसकी मात्रा या उसके कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर एक कर रहा है, कितना कर रहा है, एक। तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है ना वो 1 होगी। मॉलिक्युलरिटी को अपन अपने समझने के लिए m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इसका m इक्वल क्या हो जाएगा, 1। m इक्वल 1 क्यों हो गया, क्योंकि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट का ओनली 1 मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 मॉलिक्यूल ही टक्कर करने के फलस्वरूप प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें अमोनियम नाइट्रेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, एक। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 था ये, एग्जाम्पल नंबर 2, N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2, इसको अपन ये फॉर्म करेगा 2NH3, 2NH3 अमोनिया बोलते हैं इसको। तो आप इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी निकले बच्चों, अरे रिएक्शन को आपको ये ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी को मैक्सिमम कंडीशन में रिएक्शंस को देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें नाइट्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है, 1, यहाँ अपने 1 लिख दिया, और हाइड्रोजन कितना मॉलिक्यूल है, 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो इसको टोटल को अपन ऐड करते हैं, तो m इक्वल 1 प्लस 3 इक्वल 4, अर्थात इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है ना वो 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगला स्टेप आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, इधर आपने लिख दिया है 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको अपन रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, H2 बनेगा और प्लस I2 बनेगा। अब यहाँ देखें कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अणुसंख्यता को तो हम रिएक्टेंट को देखकर ही पता लगा लेते हैं कि इसमें रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी संख्या को ही हम मॉलिक्यूलरिटी या अणुसंख्यता कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 HI कितने 2 है, तो यहाँ m इक्वल हो जाएगा अपना कितना बच्चों, 2। यानी आप इस प्रकार से अणुसंख्यता को अपन देखने का तरीका समझ सकते हैं। इस प्रकार से अपन एक अगला एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे अपन NaCl ले लेते हैं, यहाँ पर लिया NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ले लिया अपन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि NaCl के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1, यहाँ 1 लिख दिया। सिल्वर नाइट्रेट कितने मॉलिक्यूल है, 1, ये भी 1 है। तो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म में होता है अपना AgCl प्लस NaNO3। तो मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे तो देखो NaCl का एक अणु है, सिल्वर नाइट्रेट का भी एक अणु है, तो m इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 1 अर्थात 2 हो जाएगा। तो आप एक बार पूरे देखें आप लोग बच्चों, फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है उसमें अमोनियम नाइट्रेट का ओनली एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसकी अणुसंख्यता हो गई 1।
दूसरे वाले में आप देख रहे हैं N2 प्लस 3H2। N2 नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है? 3। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 4। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकली 4। अगला वाला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 2HI। यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो M इक्वल हो जाएगी 2। नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है NaCl प्लस AgNO3। उधर क्या बना है? AgCl बन गया है और NaNO3 बन गया। यहाँ देखेंगे NaCl का एक अणु है और सिल्वर नाइट्रेट का भी एक अणु है। एक अणु और एक अणु मिलकर कितना हो गया? 2। यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप मॉलिक्यूलरिटी को निकालना सीख चुके हो। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या, यानी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जो आपस में टक्कर करके कोई रासायनिक क्रिया या परिवर्तन कराते हैं, उसे ही हम अणु संख्या कहते हैं। यदि आपको छोटी सी परिवर्तन देना हो तो कैसे दे सकते हो? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को ही हम अणु संख्या कहते हैं। तो आप विधिवत फेयर बना ले बच्चों, इसलिए आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि बच्चों आपने देखा कि जो हमारा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है ना, उसमें अमोनियम नाइट्रेट के ओनली 1 मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें हमें देख रहे हैं कि अभिकारक की संख्या हमको दिखाई दे रही है, ओनली 1 है। तो आप देख सकते हैं M इक्वल 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में आप देख रहे हैं N2 प्लस 3H2। तो N2 देखें 1 है, 1 मॉलिक्यूल है, और H2 में आप देखेंगे कि 3 मॉलिक्यूल है। तो आप देख सकते हैं कि 1 प्लस 3 यानी 4 हो जाएगा। थर्ड वाले को देखेंगे आप 2HI है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स 2 है, तो मॉलिक्यूलरिटी 2। फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखें आप लोग NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट, एरो लगा के बनाया अपन ने AgCl प्लस NaNO3। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि NaCl का एक अणु है और सिल्वर नाइट्रेट का भी एक ही अणु है। एक अणु और एक अणु मिलके कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। इस प्रकार से इस वाली रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 निकली। तो जैसा कि आपने मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन यानी मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको 4 एग्जाम्पल बता चुके हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखें आप लोग। देख रहे हैं जैसा कि CH3COO C2H5, इसको अपन एथिल एसीटेट कहते हैं। इसकी रिएक्शन अपन वाटर से कराते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर CH3COOH यानी CH3COOH, इसको अपन एसिटिक एसिड बोलते हैं। प्लस में क्या बनता है? C2H5OH बनता है। तो यहाँ पर आप पुनः देखें एक बार रिएक्शन को कि एथिल एसीटेट का कितने अणु भाग ले रहे हैं? 1। और वाटर के कितने अणु भाग ले रहे हैं? 1। तो यानी यहाँ कह सकते हैं एथिल एसीटेट कितना? 1 और वाटर कितना? 1 है। तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए M इक्वल क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 यानी 2। यानी कि इसकी जो अणुसंख्यता आएगी क्या आएगी? अणुसंख्यता या मॉलिक्यूलरिटी M बराबर आती है 2। तो इसमें कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अणुसंख्यता को हम कई बार कह चुके हैं कि अणुसंख्यता तो एक सैद्धांतिक मान है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, जिसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख करके उसका अनुमान लगा सकते हैं। और उसमें देखना ही क्या है आपको? बस ये देखना है कि किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं
उनके मॉलिक्यूल्स की नंबर क्या है। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 देखें। जैसे अपने लिख दिया CH3CHO, इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड बोलते हैं। इसके फलस्वरूप क्या बनता है प्रोडक्ट में, एक तो यहाँ CO प्लस CH4। तो हमें मॉलिक्यूलरिटी में प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, हमें तो ये देखना है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या है जो आपस में टक्करें करके केमिकल रिएक्शन या कोई रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन कराते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमारे पास एसिटैल्डिहाइड का यदि एक अणु पार्टिसिपेट करता है तब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी इज हो जाएगी 1। क्लियर, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बच्चों। देखिए बच्चों, यदि आप मन लगाकर पढ़े तो ये जो मॉलिक्यूलरिटी का टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अरे मन लगाकर तो आप कुछ भी पढ़ लीजिए तो सब कुछ समझ में आएगा। जब हमें मन ही लगाना है, हमको जब टाइम पास करना है, तो स्टडी को आप कवर नहीं कर पाओगे। स्टडी तो एक रेस की घोड़े की तरह है, इसको जितना ज़्यादा चलाते रहोगे उसका जो प्रोडक्ट है या जो अपन कह सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है बच्चों। क्योंकि जब आप हमसे जुड़ते हो ना तो एक्टिव तरीके से जुड़ा करो, पूर्ण रूप से सक्रिय और माइंड को चालू कर दिया करो। क्योंकि माइंड जब चालू रहेगा ना तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन चालू हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी चालू हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी चालू हो जाएगी, अणुशंकता स्टार्ट हो जाएगी, और तो और फैक्टर अफेक्टिंग भी हमारे माइंड में आने लगते हैं बच्चों। तो इसको आप भली भांति अणुशंकता को आप एक बार नोट करें, जिससे हम आपको आगे क्यों ले जाएंगे। तो बच्चों देखें, केमिकल काइनेटिक्स में हम अणुशंकता को पढ़ने के बाद एक द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, इसको भी स्टडी करेंगे। तो बच्चों द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है कि किसी अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के सीधे समानुपाती होती है। किसी अभिक्रिया की दर उसके क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। एक्टिव मास क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, वास्तविक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको अपन लोग सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। और सक्रिय द्रव्यमान को हम बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी अभिक्रिया की दर उसके क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो लिख रहे हैं आप, अभिक्रिया की दर समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल है। तो अब आप देख सकते हैं, अब माना कि मेरे पास एक अभिक्रिया है, यहाँ लिख सकते हैं माना कि एक रिएक्शन अपने पास A+B, एरो में बनना है C+D। तो तब इसकी अभिक्रिया दर क्या निकलेगी, अभिक्रिया दर R, इसको अपन R से व्यक्त करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस रिएक्शन में देखेंगे अभिकारक कौन है, A एंड B, ये अभिकारक हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A को अपन सक्रिय द्रव्यमान के रूप में इस प्रकार से, और B को भी लिख देंगे सक्रिय द्रव्यमान के रूप में इस प्रकार से। तो अब हम R इक्वल लिखेंगे, तो R इक्वल हो जाएगा K, A को एक्टिव मास और B का एक्टिव मास। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे समानुपाती होती है।
दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग। ये एग्जाम्पल नंबर अपना फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे। जैसे आपने लिख दिया माइनस यानी 2a लिखा है, एरो में लिख दिया अपने उत्पाद। तो इस रिएक्शन को अपन या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2a के फॉर्म में, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a प्लस a, एरो में लिख देंगे उत्पाद। तो इसकी अपन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? यहाँ अपन R बना देंगे, R बराबर के मान के चल रहे हैं। एक तो A है तो यहाँ A लिख देंगे एक्टिव मास के रूप में, और एक और A है उसको भी अपन एक्टिव मास के रूप में लिख देंगे। जब A तो A का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे अपन R इक्वल के A की पावर 2। ये है अपना रेट ऑफ रिएक्शन। किस प्रकार से निकाला अपना ये रेट ऑफ रिएक्शन को अपन 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू द केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें अपन डेल का यूज करते हैं, और दूसरा है हमारा लॉ ऑफ एक्टिव मास, जिसे अपन लोग द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये आप देख रहे हैं A प्लस B C प्लस D, तो ये देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट A एंड B रिएक्टेंट, तो यहाँ देखें प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो वहाँ कोई कांस्टेंट आता है K। इसी प्रकार से हमने सेकंड वाले को लिया है, A प्लस A, एरो प्रोडक्ट बना दिया, तो यहाँ R इक्वल के A लिखने के बाद और यहाँ पर A का पावर में 2 हो गया। इस प्रकार से हम रेट ऑफ रिएक्शन को मैनेज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और बताएंगे आपको, तब तक इसको नोट करें। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार हमने रेट ऑफ रिएक्शन के आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए। थर्ड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। माना कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, A प्लस B प्लस C, एरो में बने बना दिया उत्पाद। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो A है ना, इसके बाद A हो जाएगा, इसका B हो जाएगा, इसका C हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान सकते इसको अपन लोग कंसेंट्रेशन के रूप में। अब हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें एक्टिव मास के रूप में A चला जाएगा, A की पावर में ये स्मॉल a आएगी। एक्चुअल में द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। B लिखेंगे आप लोग, B की पावर B हो जाएगी, एंड C लिखेंगे तो C की पावर C हो जाएगी। अब यदि अपन प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो R इक्वल हो जाएगा K। A लिख दिया अपन ने एक्टिव मास के फॉर्म में, उस पर पावर लगा दिया A। B लिख दिया अपन ने एक्टिव मास के फॉर्म में, उस पर पावर लगा दिया B। और C लिख दिया अपन ने एक्टिव मास के फॉर्म में, उस पर लगा दिया C। तो बच्चों, आप द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम यदि सीख गए हैं और आपका माइंड चल रहा है, तो हम आपको एक नए टॉपिक की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं।
तो ये हमने आपको द्रव्यानुपाती क्रिया के 3 एग्जाम्पल बताए। सबसे पहले उसका रूल बताया, किसी अभिक्रिया की दर उसके क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल बताया, सेकंड एग्जाम्पल बताया, और अब हमने आपको ये थर्ड एग्जाम्पल बता सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास कोई भी रिएक्शन हो गए तो हम उसको या उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, अनुसंख्यता सीख लिया आपने? बिल्कुल अच्छी तरह सीख ली होगी। उसके बाद आपने द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम भी सीख लिया। यदि आपको द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ठीक से आता है तभी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपको द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम नहीं आएगा तो आप एक्टिव मास या क्रिया कारक को हम एक्टिव मास के फॉर्म में किस प्रकार से रखते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, इसको आप अच्छी से नहीं समझ पाएंगे। यही तो मैं कहता हूँ आपसे, बार बार रेगुलर पढ़िए, लगातार पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, दिल खोलकर पढ़िए, मस्तिष्क के पुर्जा पुर्जा खोल के पढ़िए। कोई भी बॉडीज के अंदर लेजीपन या आलस्य नहीं होना चाहिए। तो अब हम आपको केमिकल काइनेटिक्स में ही एक नेक्स्ट चैप्टर है या नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हैं इसे अपन लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसे अपन लोग हिंदी में अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। बच्चों, कोटि और अनुशंसिता में कुछ हद तक तो कभी कभार कुछ कोटियां भी ऐसी होती हैं जिन्हें हम अनुशंसिता के अकॉर्डिंग लिखते हैं, लेकिन कुछ कोटि ऐसी होती हैं जो मॉलिक्युलरिटी से मैच नहीं खाती है। अनुशंसिता की वैल्यू निकालेंगे तो अलग आती है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू अलग आती है। तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन सुने कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं पर लगे घातांकों के योग को ही हम अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अथवा कह सकते हैं किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे ही हम अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अनुसंख्यता में अपन ये देखा था कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को ही हम अनुसंख्यता कहते हैं, जबकि कोटि क्या आ रही है तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण परिवर्तन होता है उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाया जाना चाहिए। प्रेक्षित दर, यहाँ एक नया एक शब्द आ गया है, प्रेक्षित दर क्या होती है। यानी प्रेक्षित दर को अपन लोग ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट, जिसे हमने उसका निरीक्षण करने पर जो दर पाया उसकी जो वास्तविक दर क्या है, उस कंडीशन को हम लोग प्रेक्षित दर कहते हैं। तो अभिक्रिया कोटि को समझने के लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, माना कि एक अभिक्रिया अपने पास कौन सी, ए प्लस बी प्लस सी, एरो में अपन लिखेंगे उत्पाद। तो यहाँ ए की जगह ए आएगा, यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ सी आ जाएगा। अब इसकी हमें रेट निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे द्रव्यानुपाती क्रिया के
नियमानुसार द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार यहाँ देखें आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल किसकी होगी, ए हमारा सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा, इसकी पावर ए लग जाएगी। अब इसमें जो अगला है बी, तो ये बी हमारा एक्टिव मास हो जाएगा, इसकी पावर बी हो जाएगी। और सी का एक्टिव मास की पावर सी हो जाएगी। जब ये प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो आर इक्वल होता है के, ए की पावर स्मॉल ए हो जाएगा, बी की पावर स्मॉल बी हो जाएगा और सी की पावर हो जाएगा स्मॉल सी। ये आर निकल गया। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या देखेंगे कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सक्रिय मात्राओं पर लगे घातांकों, देखो ये घात लगी है, ये घात लगी है और ये घात लगी है, तो घातांकों के योग को ही हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अब यहाँ लिख सकते हैं अपन लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी होगी। तो क्या चीज है बच्चों, किसी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, लिखा है स्पष्ट, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सक्रिय मात्राओं पर लगे घातांकों के योग को ही हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे हमने द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया है। तो ए प्लस बी प्लस सी होगी, क्यों होगी, क्योंकि एक्टिव मास जो है उस पर पावर तो ए बी सी लगा, उनका योग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो आप इसको अच्छे से एक बार नोट करें। तो देखिए अब अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के बाद कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सबसे पहले NaCl की रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं AgNO3 से, तो क्या बनता है बच्चों, एक तो अपना AgCl बनेगा और प्लस में हमारा सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 बनेगा। तो बच्चों यहाँ देख रहे हो कि इसकी हम अणुसंख्यता निकाल रहे हैं। अणुसंख्यता M इक्वल क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक अणु NaCl का है और दूसरा अणु सिल्वर नाइट्रेट का है। तो वन प्लस वन हो जाएगी, अपनी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। और इसकी एन को अपन लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि को अपन मान के चलना है, एन से व्यक्त करते हैं। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इनके जो मात्रा है उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं। एक अगला देखते हैं, आप यहाँ तो ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में तो कोई डिफरेंट ही नहीं है। अरे भाई सर ने जैसे अणुसंख्यता निकाल दी है वैसे इसकी कोटि निकाल दी है, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने बोला है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रायोगिक वैल्यू है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं आप लोग, CH3 COO C2H5 प्लस H2O। रिएक्शन के फलस्वरूप बनेगा CH3 COOH प्लस C2H5OH, इथाइल एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। तो यहाँ देख रहे हैं कि एथिल एसिडेट का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है और वाटर भी है इसमें, तो M इक्वल हो जाएगा 2, N इक्वल। यहाँ सोचने वाली बात है बच्चों, क्या यहाँ N इक्वल भी 2 होगा, क्योंकि आपने कभी पढ़ा होगा
कि किसी अभिक्रिया में जल विलायक के रूप में कार्य करने लगता है तो वो किसी अभिक्रिया की सांद्रता में अधिक परिवर्तन नहीं आता, अधिक मात्रा में होने पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर है ना, वाटर बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा, तो इसको अपन किस प्रकार से नोट करेंगे एक बार देख लें। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखेंगे CH3COO C2H5। क्लियर, ये एक है तो एक लिखेंगे नहीं, और H2 लिखेंगे। जब किसी रिएक्शन में कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो उसमें अल्प कमी आ जाए या अल्प वृद्धि हो जाए तो उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ H2O की पावर अपन 0 मानते हैं, ये इसकी पावर 1 है, ये 0 है, तो आप देखेंगे R इक्वल लिखेंगे K CH3COO C2H5, इसकी पावर हो जाएगी 1 तो लिखना नहीं है, और यहाँ पर लिख देंगे H2O की पावर 0। H2 की पावर 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, R इक्वल 1 प्लस 0 इक्वल 1। तो यहाँ अपनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इक्वल हो जाएगी 1। तो क्या सीखे बच्चों अपन लोग, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। देखने में तो आपको ऐसे लग रही है कि अभिक्रिया हमारी द्वितीय कोटि की है, बट ये वास्तव में हमारी कैसी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 1 आई है। तो आप क्या सीख रहे हैं बच्चों कि जब किसी अभिक्रिया में वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसकी अल्प कमी या वृद्धि होने से उसकी सांद्रता पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ उसको अपन पावर में 0 मान लेते हैं, तो ये अपनी कोटि कितनी निकलेगी, 1 निकलेगी। इसको लिख लो थोड़ा, फिर अपन ये एग्जाम्पल और बताते हैं। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का जो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, थर्ड वाला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा सुक्रोज है, सुक्रोज की रिएक्शन अपन वाटर से करा रहे हैं या जल अपघटन कर रहे हैं, तो क्या बनना है, तो ग्लूकोज यानी G और फ्रैक्टोज बन रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अणु सुक्रोज का है और एक अणु जल का है, तो आप देख सकते हैं 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो तो 2 निकलेगी। क्या इसकी जो कोटि है वो कितनी निकलेगी, इसको अपने को विशेष ध्यान रखना है। जब किसी रिएक्शन में वाटर अधिक मात्रा में हो तब हम क्या करते हैं, उसकी पावर 0 मानते हैं। क्या मानते हैं, 0। आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमने मान सकते हैं 2 बाल्टी ले ली, 2 बाल्टी में 1 लीटर पानी इसमें लिया, 1 लीटर पानी इसमें ले लिया। फिर आप देखेंगे कि दोनों में 1-1 चम्मच अपने पानी में शक्कर मिला दिया, तो आप देखेंगे दोनों की जो स्वाद है वो टेस्ट सिमिलर होगा। यदि हम उसमें से 1 चम्मच पानी निकाल लें तो क्या उसके टेस्ट में कोई विशेष परिवर्तन आएगा, नहीं आता। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है उसमें 1 चम्मच कम कर दें या ज़्यादा कर दें तो वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं करती है। तो इसकी पावर अपन 0 मानते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। तो n इक्वल 1 प्लस 0 इक्वल 1, यानी यहाँ इसकी कोटि कितने ने बच्चों, 1 ने। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो हो गई 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1। अब आप एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 1 पढ़ सकते हैं। देखिए N2 प्लस 3H2 एरो 2Na3, यहाँ पर जो ऊपर Fe लिखा है ना वो एक कैटलिस्ट है। और आप ध्यान रखें ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई उत्प्रेरक उपस्थित होता है ना तो उसकी कोटि 0 हो जाती है, ये विशेष ध्यान रखें। 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो हो गई 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1।
किसी भी अभिक्रिया में जब उत्प्रेरक उपस्थित रहता है तब उस अभिक्रिया की कोटि शून्य मानी जाती है। तो यहाँ पे देखो R इक्वल के N2 की पावर 0 मान ली, H2 की पावर 0 मान ली, तो R बराबर के यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाती है, तो N इक्वल कितना हो गया 0 हो गया। N इक्वल तो 4 होना ही था क्योंकि 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं और 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है। तो आपने ये सीखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से अपन निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद कुछ विशेष बातें। नंबर 1, अभिक्रिया की कोटि का मान पूर्ण रूप से प्रायोगिक होता है, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। नंबर 2, इसका मान भिन्नात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, अपूर्णांक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। यदि कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में हो रही है तो उसमें जो मंद गति से होने वाला पद है वही उस अभिक्रिया के कोटि का निर्धारण करता है। तो बच्चों, आपने आज अनुषंगता, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि को अच्छे से निकालना सीखा। तो इसको एक बार आप नोट जरूर कर लें। तो आप देख रहे हैं कि आज के लेक्चर में आपने अनुषंगता यानी मॉलिक्यूलरिटी, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अच्छी से सीखा। अब हम आज की कक्षा में आपको अंतिम में चल रही है आज की कक्षा अपनी, उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। जैसा कि नंबर 1, जो अभिक्रिया की कोटि है ना उसका मान शून्य हो सकता है, अपूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है शून्य, पूर्णांक, अपूर्णांक, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। दूसरा पॉइंट आप सीखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जिसे हम किसी अभिक्रिया को देख करके उसका पूर्ण रूप से सही अनुमान नहीं लगा सकते। यदि हम एक्सपेरिमेंटल रूप से उसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिल्कुल सही निकलेगा। जैसा कि आज हमने आपको ये बताया कि सभी रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिमिलर नहीं होता है। जिसमें आपने देखा था कि वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कैलकुलेट ही नहीं होता। तो क्या सीखे अपन लोग कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक से अधिक पदों में होने वाली अभिक्रियाओं में मंद गति से होने वाला पद ही हमारी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करता है। क्या सीखे, एक से अधिक पदों में होने वाली अभिक्रियाओं में मंद गति से होने वाला पद ही अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करता है। तो बच्चों, आशा है आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आप और हम इसी तरह से मिलते रहें, क्योंकि क्लास तभी अच्छी लगती है जब आप हों, और जब आप होंगे तो हम भी अच्छे लगते हैं। आप भी प्यार से हैं, हम भी प्यार से हैं। इसलिए बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन पढ़ा है आपने केमिकल काइनेटिक्स में। नंबर 1 मॉलिक्यूलरिटी, नंबर 2 द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, नंबर 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यदि आप थोड़ा सा प्रयास करें तो जो अगला क्वेश्चन बन रहा है हमारा
write the difference between the molecularity and order of reaction। तो इसको बच्चों आप नोट कर लीजिए कि ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं एक तरह से कि किसी अभिक्रिया की अनुशंकता तथा अभिक्रिया की कोटि में 4 अंतर लिखिए। ऐसा है, अनुशंकता पढ़ ली, कोटि पढ़ ली, तो आप इन दोनों में डिफरेंस आसानी से लिख सकते हैं। पहले आप लिख करके बताइए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को क्लियर कराएंगे। धन्यवाद बच्चों। तो आपने इसको ध्यान रखें कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर और लाइक अच्छे से मिलते रहें। लाइक धड़ाधड़ करते रहिए, सब्सक्राइबर की मात्रा संख्या बढ़ाते रहिए, जिससे कि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, धन्यवाद।